फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग जो हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है भाग 1 भौतिक क्लास 12 के, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत की, यानी जिसे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम उसका माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करने वाले हैं। मतलब ये जितने भी हम 4-5-6 लेक्चर में हम जो बात बताए हैं वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में समराइज करेंगे। ठीक है, इस बोर्ड पर जो लिखे हैं ये डिफरेंट चीज़, जैसे कुछ एनसीईआरटी, कुछ गाइड, कुछ हमारा नोट्स ईटीसी, जो हम कुछ अपने से भी इसमें कुछ बातें हम लिखे हैं। और ये अगर आप लोग हमारे पहले वाले सब लेक्चर देखे हैं तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको 10x फायदा मिलेगा। ठीक है, और अगर आप नहीं भी देखे हैं तो केवल आप ये वीडियो भी देख लेंगे तो आपका ये पहला चैप्टर पूरी अच्छी तरह से आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं समरी लेक्चर। ठीक है, तो समरी लेक्चर में हम देखते हैं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें से एक जैसे आवेश है। तो अब हम आवेश के बारे में जितना पहले लेक्चर में हम पढ़े हैं वह हम यहाँ शॉर्ट्स में सब समराइज करेंगे। ठीक है, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं या आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिस गुण के कारण दो वस्तुओं में या दो से अधिक वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो आवेश क्या है? एक प्रकार का गुण है किसी वस्तु का। ठीक है, अब देखते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं क्योंकि थोड़े से लिखने पर हम जगह कम लगेगा और हम ज़्यादा समझा पाएंगे, इसीलिए हम ऐसे लिखे हैं। धनात्मक आवेश के लिए +V यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के मध्य क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। यानी विजातीय आवेश के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। और सजातीय आवेश के मध्य विकर्षण होता है। आकर्षण मतलब पास आएगा और विकर्षण मतलब दूर भागेगा एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है, यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है। तो देखिए यहाँ पर जो प्लस है और माइनस है इनके मध्य क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। ठीक है, और यहाँ प्लस और प्लस है तो इनके मध्य क्या हो रहा है? विकर्षण हो रहा है यानी रिपल्सन। फिर यहाँ प्लस और माइनस के बीच क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। और माइनस और माइनस के बीच क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। यानी जो हम बात लिखवाए थे कि सजातीय आवेश के मध्य क्या होता है? विकर्षण होता है यानी रिपल्सन होता है, और विजातीय आवेश के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये आवेश से संबंधित हमारा सजातीय और विजातीय आवेश का कंसेप्ट यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि मात्रक। तो आवेश के विभिन्न मात्रक होते हैं। मतलब एक तो ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, और इसका फैराड भी मात्रक होता है, ESU भी मात्रक होता है, एवं एब्सोल्यूट कूलाम भी मात्रक होता है। ठीक है, एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम, जो कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराड। यानी अब देखते हैं ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, और एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम के बराबर। ठीक है, तो चार्ज से संबंधित हमारा ये समाप्त हो गया, ये हो गया, और ये मात्रा का कंसेप्ट भी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कि कोई पदार्थ यानी कोई ऑब्जेक्ट पर धन आवेश कब है और ऋण आवेश है तो कैसे होता है। देखिए, तो जब किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी प्रोटॉन से तो वह पदार्थ निगेटिव होगा यानी ऋण आवेशित होगा। और यदि कोई किसी पदार्थ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से तो वह क्या हो जाएगा? वह वस्तु धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, अब आवेशन के विधि जो हम पढ़ लिए हैं, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। घर्षण विधि में क्या पढ़े हैं कि किसी 2 पदार्थों के मध्य क्या होता है? मतलब 2 पदार्थों के मध्य 2 पदार्थों को हम जब रगड़ते हैं तो एक दूसरे पर आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। और चालन में किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के कांटेक्ट में लाने पर या संपर्क में लाने पर, इसे संपर्क विधि के भी नाम से भी जानते हैं। तो चालन विधि क्या होता है कि
किसी अनावेशित वस्तु पर किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो उसी का आवेश ग्रहण कर लेता है। यदि प्लस है तो प्लस ही ग्रहण कर लेगा और माइनस है तो माइनस ही ग्रहण कर लेगा। ठीक है। और प्रेरण में क्या होता है, इसका विपरीत होता है। यदि हम किसी आवेशित वस्तु को अगर अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, ठीक है, तो वह क्या होता है कि यहाँ पर जो अगर उनके पास धन आवेश लाएंगे, धन आवेश के साथ लाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, ऋण आवेश वो अपने पर उत्पन्न कर लेगा। ऋण आवेश को लाएंगे तो धन आवेश को उत्पन्न कर लेगा। ठीक है। यानी प्रेरण विधि क्या होती है कि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित के संपर्क में लाने पर वह विपरीत प्रकृति के आवेश क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और चालन में सेम और घर्षण में दो पदार्थों को रगड़ने पर आवेश जो आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, घर्षण विधि। अब चलते हैं कि अध्यारोपण सिद्धांत। ये टॉपिक शायद हमारा डेली लेक्चर में शायद छूट गया है, तो इनको भी हम यहाँ कवर कर लेते हैं। ठीक है। कि आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि यदि जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर तल हो गया, यानी XY तल हो गया और यहाँ मूल बिंदु है। अब यहाँ मूल बिंदु से कुछ दूरी पर, जैसे R1 दूरी पर Q1 आवेश है, R2 दूरी पर Q2 आवेश है, डॉट डॉट इसी तरह Rn दूरी पर Qn आवेश है। तो इन आवेशों के मध्य जो बल होता है F नेट, वह F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर, मतलब R1 के दूरी पर Q1 चार्ज पर, R1 दूरी पर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वह F1 मान लेते हैं और दूसरे किसी पर F2 मान लेते हैं। तो हम F नेट क्या कैसे निकालेंगे, जिस तरह हम वेक्टर में निकाले थे, वेक्टर में निकाला जाता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। यदि a वेक्टर कोई दिया है और b वेक्टर कुछ दिया है तो हम क्या निकालते हैं, उसी तरह यहाँ पर F नेट भी निकालेंगे कि पहले फोर्स का स्क्वायर रूट अंडर, मतलब रूट अंडर F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। यहाँ पर अगर आप इसको वेरिएशन भी खेल सकते हैं कि यदि F1 का मान F2 के बराबर हो जाए तो इसमें रखकर आप पुट कर लीजिए। फिर अगर थीटा का मान 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या कुछ भी हो तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। इसी को अलग अलग तरीका से आप फॉर्मूला उसको लिख सकते हैं कि अगर 30 डिग्री हुआ तो यहाँ पर 30 डिग्री डालकर जो आएगा वहां पर आप लिख देंगे F1 बराबर F2 डालकर। ठीक है। तो अध्यारोपण सिद्धांत भी हमारा क्लियर हो गया। अध्यारोपण सिद्धांत में सीधा यह रखिए कि दो फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो पहले रूट अंडर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस में 2 गुने F1 इंटू F2 cos थीटा। ठीक है। अब चलते हैं कि आवेशों के गुण जो है कि आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, यानी आवेशों का आवेश योज्यता होते हैं, यानी आवेशों का जोड़ संभव होता है। आवेश संरक्षित होते हैं, यानी न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। जैसे रेशम की कपड़े पर हम कांच के छड़ पर रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे घर्षण विधि में एक दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उसी तरह संरक्षण का मतलब ये हुआ कि ये तो न तो नष्ट होते हैं और न ही उत्पत्ति होते हैं, बल्कि ये एक दूसरे पर ये क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। यानी इस पर से उस पर, उस पर से उस पर, उस पर से उस पर ऐसे जाते रहते हैं। और योज्यता मतलब हो गया सिंपल जोड़ ही करिए। जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम है जिसके अंदर -2 कूलम है, +3 कूलम है, +4 कूलम है। तो अब हम इनका नेट चार्ज देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 4 + 3, तो 4 3 7 -2, यानी नेट इस सिस्टम पर, इस बॉडी पर कितना है चार्ज हुआ, 5 कूलम है। ये योज्यता कहता है। और क्वांटमीकरण का फॉर्मूला होता है Q बराबर +- Ne, जहाँ Q क्या होता है आवेश और इलेक्ट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ चार्ज दे देगा। अब पूछेगा कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप N निकाल देंगे। ठीक है। अब चलते हैं, ये हमारा अध्यारोपण सिद्धांत क्लियर हो गया, क्वांटमीकरण हो गया, योज्यता हो गया, संरक्षण हो गया, आवेशन की विधि हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये चार्ज के टाइप हो गया। अब चलते हैं कि हाँ आवेश की गति। तो देखिए जैसे धातु है तो धातु में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, यानी आवेश का प्रवाह होता है। तो उनके मध्य क्या होता है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि धारा बह रहा है। लेकिन
जैसे अगर मान लीजिए कि आप किसी बिलियन यानी सॉल्यूशन में देखते हैं कि एक जैसे मान लीजिए कि पानी में ही या किसी अन्य बिलियन में ही अगर हम दो रॉड लगाते हैं तो देखते हैं कि एक दूसरे में करंट आ रहा है, तो वहां पर जो गति होती है आवेश की वह आयनों की गति होती है वहां, ठीक है। वहां इलेक्ट्रॉन की गति नहीं होती है, वहां धन आयन और ऋण आयन की गति होती है, ठीक है, अपघट्य के अंदर। अब चलते हैं आवेश घनत्व। जो आवेश घनत्व है ये 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व एवं आयतनिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी लंबाई पर हम पॉजिटिव चार्ज अगर हम वितरित कर दें तो उनका रैखिक आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। यानी लैम्डा को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, एल यानी जितनी लंबाई हम लिए हैं वायर के, और क्यू यानी चार्ज। तो यहाँ से अगर क्यू का मान आप निकालेंगे तो लैम्डा एल लिख देंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी सरफेस एरिया पर जो चार्ज की मात्रा होती है उन्हें क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब आप परिभाषा तो हम वैसे डिटेल वीडियो में हम बता ही दिए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लैम्डा बराबर क्यू बाई एल यानी इसे रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए बोलते हैं, और आयतनिक आवेश घनत्व रोह बराबर क्यू बाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आवेश घनत्व का टॉपिक भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं जो कूलाम बल है। तो कूलाम बल ऐसे तो सब हम बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ये क्या है, एक रिवीजन है यानी माइंड मैप है, यानी जो भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं वो एक वीडियो के अंदर हम वो सारी बातें यहाँ पर हम आपके समक्ष रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर कूलाम बल देख लेते हैं कि F बराबर K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपन आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि K का मान 1/4πε जो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कूलाम बल जो होता है ये संरक्षित होता है और ये बिंदु आवेश के लिए लागू होते हैं और स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होते हैं, और ये क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करते हैं, ठीक है। अब जो एक देख लेते हैं, एक ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के, यानी ये रेशियो दिया है कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बल लगेगा वह वैद्युत बल और गुरुत्व बल का अनुपात कितना होता है। तो आप गुरुत्व बल के लिए गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल लगभग सेम कंसेप्ट है, ठीक है। केवल इसमें आवेश है तो उसमें क्या है, उसमें मास से रिप्लेस कर देंगे आवेश को, तो कूलाम बल हम गुरुत्वाकर्षण बल मिल जाएगा, ठीक है। और के का स्थान पर वहां पर जी आ जाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, और इसमें के को क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, ठीक है, और सापेक्ष परावैद्युतांक। तो देखिए विद्युतशीलता क्या होता है या परावैद्युतांक, कि किसी माध्यम को अपने आप में ध्रुवित होने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। अब यहाँ पर सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है, तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता अनुपात बटे में निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। अब यहाँ पर एक कूलाम बल में ही एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अगर हम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट दे देंगे, तो अगर बोल दिया जाएगा कि किसी माध्यम में आप बल निकाले तो वहां पर आप के स्थान पर यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट यानी यहाँ एप्सिलॉन एम का मान रख देंगे तो आपको किसी माध्यम में बल मिल जाएगा, और एप्सिलॉन एम के स्थान पर एप्सिलॉन आर डॉट एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कूलाम बल भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कोई चार्ज है आर दूरी पर तो ई बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जब कोई आवेश किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उनके कारण बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ई बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बाई क्यू। यदि क्यू चार्ज पर एक बल लग रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बाई क्यू होता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि यहाँ एक सदिश राशि है, इनका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है और इनका अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, और ये बीमा mLT के पावर -3 और a के पावर -1 होता है। ठीक है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैसे तो हम बता दिए हैं कि जब कोई आवेश है और इनके क्षेत्र के मध्य कोई अन्य आवेश लाते हैं तो इन पर क्या होता है, बल लगा देता है, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ये फॉर्मूला होता है वेक्टर E बराबर F/Q0, यानी इकाई परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, इनका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। अब आप CGS मात्रक भी आप इसका लिख सकते हैं कि न्यूटन का क्या होता है, डाइन होता है, तो और अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, और बीमा ये होती है। ठीक है, अब चलते हैं बल आघूर्ण टॉपिक पर। ठीक है, कि जब समान इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर कोई द्विध्रुव है, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो बल इधर, और निगेटिव चार्ज है तो बल इधर। ठीक है, तो टॉर्क बराबर P क्रॉस E होता है, जहाँ P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, और E क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को अगर हम ये क्रॉस हटाएंगे तो P sin थीटा लिख देंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो आप देखेंगे कि sin थीटा मैक्सिमम कब हो रहा है, और अगर आपको पूछा जाए कि टॉर्क मिनिमम कब होगा, तो आप sin थीटा का मान मिनिमम कब होता है, 0 डिग्री पर, तो आप रखकर अपने से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ गुण पर चर्चा कर देते हैं, क्योंकि गुण से संबंधित प्रश्न बनते ही हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की गुण, ये संतत होती है। ठीक है, और ये संतत मतलब ये लगातार होती है, और अप्रतिच्छेदी होती है, मतलब ये एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, और ये समानांतर होती है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और निगेटिव चार्ज पर क्या होती है, समाप्त होती है, और ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, तो हमारा ये विद्युत क्षेत्र भी टॉपिक समाप्त हो गया। अब आते हैं विद्युतीय फ्लक्स पर। विद्युतीय फ्लक्स क्या कहता है, फाई बराबर E डॉट DA, यानी E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और DA क्या है, एरिया है। यानी किसी क्षेत्र पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका मल्टीपल क्या कहलाता है, फाई कहलाता है, यानी विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ, यहाँ पर क्या होता है विद्युतीय फ्लक्स, कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं, जिसे फाई से डिनोट करते हैं, और फाई बराबर E डॉट DA, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर DA को हम क्या बोल रहे हैं कि स्मॉल एरिया ले रहे हैं किसी एथी पर, किसी सतह पर, और यहाँ क्लोज लूप के लिए यहाँ पर ये समाकलन में ऐसे कर देंगे। और गॉस प्रे में होता है कि फाई बराबर Q इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान उस पर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो हमारा गॉस प्रे में भी समाप्त हो गया, और विद्युतीय फ्लक्स भी समाप्त हो गया। और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो यह क्या कहलाता है, यह निकाय, यह सिस्टम, यह व्यवस्था क्या कहलाती है, द्विध्रुव कहलाती है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किन्हीं भी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की कुल दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक भी द्विध्रुव आघूर्ण समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम मिटा दे रहे हैं, ये लाइन ढेर हम खींच दिए, और पॉजिटिव चार्ज जब है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, और निगेटिव चार्ज इनसाइड, यानी इधर लाइन आएगी। अब चलते हैं, यहाँ पर कुछ है कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य हम द्रव्यमान और आवेश देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me 9.1 गुने 10⁻31 kg, और MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन यानी 1.67 गुने 10⁻27 kg,
यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान ये होता है, और इन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है प्रोटॉन पर भी सेम उतना आवेश होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर वही माइनस होता है तो प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे हम पॉजिटिव चार्ज दूर की ओर होती है, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव चार्ज के अंदर, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक क्या ले लिए है, एक प्लेट ले ली है जिस पर एक ओर माइनस चार्ज और एक ओर प्लस चार्ज। तो देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज के कारण ये इधर बल लगाएगा, किधर बल लगाएगा, माइनस चार्ज के कारण ये बल इधर लगाएगा यानी इन साइड इसके ओर, और प्लस चार्ज से क्या दूर लगाएगा बल, तो इधर बल लगाएगा, ठीक है। यानी यहाँ F0 भी कर देंगे, और यहाँ पर भी सेम, प्लस के कारण दूर और माइनस के कारण अंदर, और जितना इधर जाएगा उतना ही इधर, तो इनका नेट क्या हो गया, 0 हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी 0 हो गई, यहाँ पर भी 0 हो गए, और यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है समतल चादर के निकट, यानी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसी को यहाँ पर माइनस है तो इधर इन साइड आएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस से भी दूर भागेगा तो इधर नहीं आएगा, यानी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट को जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, यानी जो हम लेक्चर में प्रूफ नहीं कराए हैं। अगर आपको जरूरत होगा कि इस फार्मूले का हमें प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि इनमें किसका प्रूफ चाहिए या सभी का चाहिए, तो वो भी हम बना देंगे। हालांकि फार्मूला प्रूफ उतना जरूरी नहीं है, ये बोर्ड में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ई एक्सिस पर द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, K × 2P/r3, यानी अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ई एक्सिस लिखकर और 1/r², 1/r3, 1/r4 ऐसे रूप में ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ई एक्सिस के कारण K × 2P/r3, ई इक्वेटोरियल पर कितना होता है, Kp × r3, और ई इनफाइनाइट वायर यानी K × 2λ/r होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनफाइनाइट प्लेन शीट के मध्य सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ बोल रहे थे, और इन्हीं को 2 बार ऐड किया गया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये अब खोखले गोले और ठोस गोले में लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई आउट, यानी जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, खोखला गोला है, अब यहाँ इनकी दूरी क्या है, r है, और यहाँ दूरी क्या है, छोटा r है, तो आपको ई आउट यानी गोले के बाहर r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, KQ/r², और सरफेस पर यानी गोले के सतह पर आपको कितना हुआ, तो KQ/r² यानी जो गोले की त्रिज्या होगी, और इनसाइड यानी गोले के अंदर चार्ज तो नहीं होता है, ठीक है, चार्ज तो सरफेस पर होता है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहाँ भी बोल सकते हैं जब आपको बहुत दूर पर यानी किसी चार्ज के कारण बहुत दूर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वहां भी आप 0 बोल सकते हैं, क्योंकि दूर पर अगर मान लीजिए कि बहुत दूर है तो वो फोर्स लगाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल सकते हैं। तो अब हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, ठीक है, और ये उसका समरी लेक्चर है। आशा करते हैं कि आप सभी को इससे 10x ही फायदा हुआ होगा, ठीक है। और आप अन्य लेक्चर देखिए, चाहे ये देखिए, ये लगभग हमारे ओर से, हम तो अपने ओर से सब बेस्ट बना रहे हैं, लेकिन इस पर हम 1 से 1.5 घंटा देकर इनको हम पहले लिखे हैं, इनके लिए बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है, कि किस किताब से फिर नोट्स से देखकर यहाँ पर हम बनाए हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से अगर लाभ हुआ है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो हम नहीं बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब को, लेकिन आप खुद से ही देखिए और बताइए कि क्या हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपको और किस पर वीडियो चाहिए, ठीक है।